अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201 लेसन नंबर 2 औरल कम्युनिकेशन। आपकी दो कम्युनिकेशन की टाइप से, एक औरल कम्युनिकेशन है और एक रिटन कम्युनिकेशन है। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया है और आज जो आपका लेसन है औरल कम्युनिकेशन को आगे लेके चलना है। टाइप्स ऑफ औरल कम्युनिकेशन वही चीज़ आपको बताई हुई है। औरल कम्युनिकेशन क्या है? औरल प्रेजेंटेशन can be formal or informal depending upon their explicit and implicit purposes and the delivery situation। आपकी जो oral presentation है, आप जो भी present कर रहे हो वो formal हो या informal हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लिहाज से बात कर रहे हो या अपने दोस्तों के दरमियान में बात जिस तरह हो रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस होते हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी आलमोस्ट एनी रिपोर्ट टाइप सच एज अ डिज़ाइन व्यू रिव्यू अ प्रपोजल और अ कॉन्फ्रेंस टॉक। आप जिस भी चीज़ काम में बात कर रहे हो वो आपकी ओरल प्रेजेंटेशन है। आप कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो, आप किसी को प्रपोजल में बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के बीच में बात कर रहे हो, वो सारी ओरल प्रेजेंटेशन में आती है। वट एवर द स्पेसिफिक टाइप, जो भी आपकी टाइप हो, जिस लिहाज से भी आप में बात कर रहे हो, औरल कम्युनिकेट कर रहे हो। एन अफेक्टिव औरल प्रेजेंटेशन इज़ केयरफुली प्लान विद योर ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एंड पेज क्लोज अटेंशन टू द डिमांड्स ऑफ योर ऑडियंस। आप जो भी बात कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में आने चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, आपने जिसको बात बतानी है, जिससे बात कर रहे हो उसको कौन सी बात समझानी है, वो सारी आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस लिहाज से आपकी बात जो है समझ सकती है। ये उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है रिटन डॉक्यूमेंट और औरल प्रेजेंटेशन। रिटन और औरल प्रेजेंटेशन में पब्लिकेशन परमिट्स पोटेंशियली अनलिमिटेड ऑडियंस ओवर टाइम एंड प्लेस। आपकी अनलिमिटेड ऑडियंस होती है। रिटन डॉक्यूमेंट है, आपने रिटन फॉर्म में कुछ लिख दिया है, वो लेटर आपको नहीं पता वो किस किस जाके आगे इंसान तक पहुंचता है। ऑडियंस जनरली लिमिटेड टू टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी। लेकिन जब आप औरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, औरल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपके आगे जो है कितने लिमिटेड पर्सन हैं या अनलिमिटेड पर्सन बैठे हुए हैं। आप किन लोगों को अपनी जो बात है डिलीवर करोगे, ये सारी लिमिटेड होती है औरल प्रेजेंटेशन में। नो डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन। ज़ाहिर बात है, आपने एक लेटर लिख दिया है किसी से, आपने जॉब के बारे में लिखा है या किसी और पर्पज़ के लिए लेटर लिख दिया है, आपके पास ऑडियंस नहीं है, जिसके पास लेटर जाएगा वो पढ़ लेगा, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप ऑरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हाई लेवल ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल। पॉसिबल है कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऑरल है, आपने बातचीत करनी है, ज़ाहिर बात है बातचीत आप फ़ेस टू फेस करोगे तो वहाँ पे बहुत से ऑडियंस मौजूद होने का पॉसिबिलिटी है। रिफाइंड आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर। आपके पास रिफाइंड होती हैं चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर दे सकते हो, मतलब आपने जो बात करनी है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके, लिख के दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो औरल बनिस्बत जो औरल प्रेजेंटेशन है उसमें सिंपल प्रेजेंटेशन होगी ऑफ मेन पॉइंट्स। आपने सिंपल बात करनी है जाके, ताकि जो आप बात कर रहे हो वो आपके ऑडियंस को समझ आए और आपके ऑडियंस जो है आगे से आपकी बात, जिस मकसद के लिए आप बात कर रहे हो उसको अपने तक, मतलब उसको बाकायदा अपने से रिलेट करे और उस बात पे अफेक्टिव हो। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। ज़ाहिर बात है, आप लिख रहे हो चीज़, आपका लेटर 2 पेज का भी हो सकता है, आपका लेटर 3 पेज का भी हो सकता है, वो आपको नहीं बाउंडेशन है, लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। आपने जब ओरल कम्युनिकेशन करना है, इंसान आपके लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, आप उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो ऑरली, तो जो है क्या कहते हैं कि लिमिट इन्फॉर्मेशन होगी। आपको इतनी ज़्यादा अपनी ऑरल प्रेजेंटेशन लंबी नहीं करनी कि लोग बैठे बैठे थक जाएं, जो आपकी बात समझ रहे हों वो भी आके आखिरकार थक के आप वो जगह छोड़ दें जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उससे नुकसान जो है वो आपको होगा। प्रिसाइज सेंटेक्स एंड डिक्शन। आपकी जो डिक्शन है वो प्रिसाइज होगी, मतलब जो चीज़ लिख रहे हो वो चीज़ समझ आ रही होगी। और ये तो औरल बात में भी है, लेकिन औरल में आप लोग बोल के बताते हैं बात, और रिटन फॉर्म में आपने लिख के बतानी है। एम्फसाइज ऑन टेक्स्ट और एम्फसाइज ऑन विजुअल्स। आपने ऑरल प्रेजेंटेशन में ज़्यादा जो है अपना
फोकस रखना है विजुअल्स में, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किस लिहाज से है, और जो रिटन फॉर्म है वो टेक्स्ट पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, लिखाई आपकी जिस लिहाज से आप लोग लिख रहे हैं, आपकी ग्रामर कैसी है, ये सारी चीज़ें। रीडर कंट्रोल्स पेस ऑफ प्रेजेंटेशन और स्पीकर कंट्रोल पेस ऑफ प्रेजेंटेशन। वहाँ पे आपका जो रीडर है उसने आपकी प्रेजेंटेशन को पढ़ना है, उसको समझना है, लेकिन यहाँ पे आपने स्पीकर के हाथ में है कि आप कब तक अपने जो ऑडियंस है उसको रोक के रख सकते हो। अफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज़ कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स। आपकी जो बात आप बता रहे हो या आपने जो बात करनी है उसको आपने अफेक्टिव बनाने के लिए जो स्किल्स यूज़ करनी है वो कौन कौन सी हैं, 4 उन्होंने दी हुई हैं। आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग, आपकी आउटलाइनिंग होनी चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए। जिस बात को आपने करना है उसके बारे में प्लान होना चाहिए, सारी चीज़ें कि आप किस तरह बात करोगे, आप किस तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, कौन सी बात है जो उनको अच्छी नहीं लगेगी आपने वो नहीं करनी, कौन सी बात है जो अच्छी है जो आप करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, माइल होंगे। प्रिपेयरिंग आवर हेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया, आपके पास मीडिया अच्छा होना चाहिए। ज़ाहिर बात है प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो ओरल होगी तो आपको चीज़ें भी डिस्प्ले करना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। रिहर्सिंग होनी चाहिए और डिलीवरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स। ऊपर आपको मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड यूज़ किया था ओरल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो आपको यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन और वो सारा दे दिया। जो आप ओरल रिपोर्ट जो होती है डिलीवर कर रहे होते हो वो मे बी स्मॉल टेबल हो विद जस्ट अ फ्यू लिसनर्स। आपके पास जारी बात है अगर आप कोई बात कर रहे हो अपने दोस्त के दरमियान में तो वो लिसनर्स 4 5 6 7 8 जितने भी हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो जाएंगे, जितने भी हैं। वो स्मॉल टेबल भी हो सकता है आपका अगर आपने कोई बात करनी है। अब अगर वैसे दोस्तों को हटा दें, कोई फैमिली में बात करनी है तो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं फ्यू लिसनर्स हों, और ये भी हो सकता है कि आप कोई बात अपनी ओरल रिपोर्ट दे रहे हो, ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो ऑडिटोरियम में और वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल भी हों या उससे ज़्यादा भी हों। तो फार्मल रिपोर्ट ये आपके MCQs था। फार्मल ओरल रिपोर्ट क्या है? are usually prepared well in advance of presentation and are therefore well rehearsed। मतलब क्या हुआ, फॉर्मल ओरल रिपोर्ट वो है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना है, आपने बहुत ज़्यादा रिहर्सल करनी है, उसके बाद आपने अपने आप को एडवांस प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाना है कि लोग आपकी तरफ माइल हों। योर मैनर ऑफ डिलीवरी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन अ फॉर्मल ओरल रिपोर्ट सिचुएशन। और जो आपके मैनर्स हैं, मतलब जिस तरह से आपने बात करनी है, जिस तरह से आपके आई कॉन्टेक्ट लोगों से हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में फॉलो एन आउटलाइन सिमिलर टू द पार्ट्स ऑफ द एनी फॉर्मल रिटन रिपोर्ट। मतलब आपकी फॉर्मल होगी, ओरल हो या रिटन रिपोर्ट हो, वो दोनों सेम ही होती हैं कि उसके आउटलाइन आपने बहुत अच्छी देनी होती हैं और अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ प्रेजेंट करनी होती है। इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स, ठीक है, विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन एंड रिलीज्ड मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस। आपका इनफॉर्मल जैसे आप लोग वैसे कहते थे कि हम लोग इनफॉर्मल जो है फ्रेंड्स हैं, मतलब हमारे में इतना ज़्यादा वो दिखावा नहीं है, जो दिल आया जैसे दिल आया बोल दिया, कर दिया, कपड़े पहन लिए, वो इनफॉर्मल है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट में आपके पास कोई डिलीवरी का मैनर नहीं है, पैटर्न नहीं है, आप रिलैक्स मैनर में जो भी बात करनी होगी वो बोल देंगे, ड्रेस जैसा भी हो। लेकिन फॉर्मल ओरल रिपोर्ट में आपके पास मैनर भी बहुत अच्छा होना चाहिए बात करने का, अपनी बात को डिलीवर करने का, और आपके जो आउटलुक है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। Oral presentation in a professional environment generally fall into 2 categories। आपने अगर oral communication, oral presentation देनी है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो आपके पास 2 कैटेगरीज होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग होंगे या परसुएसिव स्पीकिंग होंगे। इंफॉर्मेटिव आपकी जो इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, ऑरली दे रहे हैं। तो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल। आपके पास जो ऑडियंस है वो प्राइमरी गोल्स को लर्न कर रही होगी। इन्फॉर्मेटिव मतलब आपने इन्फॉर्म करना है उनको, कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ बतानी है। एंड इन्फॉर्मेटिव स्पीच मे बी एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट
वो इन्फॉर्मेटिव स्पीच जो है आपका एक्सप्लेनेशन भी होती है, हो सकती है किसी कंसेप्ट की, आप किसी को इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो कि हाँ जी ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कूल्स में बाकायदा वो आते होते थे हम लोगों को सिखाने के लिए बच्चों को आग कैसे बुझानी है, अगर कोई आपके पास एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने फ़र्स्ट एड कैसे देनी, वो सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्ट की जाती थी कि आपने इस तरह से अपनी जो है इर्द गिर्द के माहौल को सेव करना है। डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोसेस, आप कोई प्रोसेस उनको दे रहे हैं, वो भी ऑरल कम्युनिकेशन होगी आपकी और इंफॉर्मेटिव भी होगी। और डिस्क्राइब्ड एन इवेंट, आपने डिस्क्राइब करना है कोई भी इवेंट। अब वो कह रहे हैं इन प्रोफेशनल सेटिंग, आपकी प्रोफेशनल सेटिंग है, मतलब आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हो, तो द इंफॉर्मेटिव स्पीच मे टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, उनकी फॉर्म्स हो जाएंगी बहुत सी, इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट हो जाएगी, ऑरल ब्रीफिंग हो जाएगी, पैनल डिस्कशन हो जाएगी, ऑरल क्रिटिक हो जाएगी। परसुएसिव स्पीकिंग, फर्स्ट आपकी इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग थी, नेक्स्ट आपकी परसुएसिव है। Persuasive speaking is used to influence what an audience thinks or does. आप persuasive में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो अपने ऑडियंस को अपनी तरफ माइल करने के लिए, मतलब आप जो बात कर रहे हो वो ठीक है और जो ऑडियंस सोच रही है, जो ऑडियंस कर रही है वो गलत है। आपने उनको अपनी तरफ माइल करना है अपनी ही बातों से, अपनी जो वर्डिंग है उनसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो परसुएसिव स्पीकिंग के जो गोल्स हैं इंक्लूड होते हैं टू रेनफोर्स द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एंड ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स। आपने उनको जो वो उनके बिलीव्स से, उनके जो यकीन है, उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज करना है। जो उनके पास पहले से ही ऑडियंस सोच रही है, जो चीज़ उनके पास मौजूद है या उनकी सोच जो उनके पहले से ही उस पर लगे हुए, उनको आपने ख़त्म करना है और अपनी तरफ राग़िब करना है। टू इनोकुलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसुएशन, मतलब आपने अपनी तरफ, सिंपल बात है कि अपनी तरफ माइल करना है लोगों को। टू चेंज एटीट्यूड्स, वही ऊपर वाली बात आ गई है, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करना है। जब एटीट्यूड्स चेंज होंगे उनके थॉट्स चेंज होंगे, उनकी थिंकिंग चेंज होगी, यकीन बदलेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है आपकी तरफ माइल हो ही जाएंगे, आपकी बात मान ही लेंगे। टू मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट, और उनको मोटिवेट करना है कि वो जो है, अब मोटिवेट उर्दू वाला वर्ड नहीं है, इंग्लिश वाला है, अपनी बात को मनवाने के लिए, उसके बाद उस पर एक्ट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ राग़िब करना है। बात बार बार वही हो रही है। डिलीवरी मेथड्स हैं, 4 मेथड्स ऑफ मेकिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन है। आप किस तरह से प्रेजेंटेशन ऑरल कितनी टाइप्स की होती है, सिंपल कह लो, एक्सटेम्पोर है, इम्प्रॉम्प्टू है, मेमोराइजेशन है और रीडिंग है। ये 4 टाइप्स होती हैं। मतलब आप जब किसी से बात कर रहे हो, ऑरल कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो 4 तरीक़ों से हो सकती है। एक्सटेम्पोर भी हो सकता है, इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकता है, मेमोराइजेशन भी हो सकती है वो, और रीडिंग भी हो सकती है। अब एक्सटेम्पोर क्या है, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी द थॉट इज़ प्लान्ड बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। आपने बोलने से पहले सोच लिया, जो जो चीज़ बोलनी है वो आप सोच चुके हैं, और उसके बाद आपने अपनी स्पीच डिलीवर करनी है, या आपके ऑरल जो भी बात करनी है वो आपने डिलीवर करनी है इन अ फ्यू 100 मिनट्स और इन अ कोर्स ऑफ लॉन्ग। वो चाहे आप जल्दी जल्दी आपको जो एक टॉपिक दे दिया, वो जो हम लोग कहते थे कि स्पीच बच्चों ने करनी है, तो उनको एक टॉपिक दे दिया जाता था, उन्होंने जल्दी जल्दी सोचना है क्या क्या बोलना है और बोलना शुरू कर देना है। आप लोग जल्दी भी सोच के उस टॉपिक पे अपना स्पीच जो है प्रेजेंट कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा टाइम लेकर भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो। एलेबरेट एंड एक्सट्रैक्टिंग प्रिपरेशन। नेक्स्ट है बट द एग्जैक्ट वर्डिंग इज़ लेफ्ट टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने जो सोचा है माइंड में, आपको कहा गया कि आपने इस टॉपिक पे स्पीच करनी है, 5 मिनट है आपके पास, आपने जो जो चीज़ें माइंड में सोच ली हैं, रिटन फॉर्म में तो नहीं है आपके पास, आपने जल्दी जल्दी सोच लिया, उसके बाद जब आप डिलीवर करोगे अपनी स्पीच, तो शायद वहाँ पे जो वर्डिंग आपने पीछे सोच के आए हो वो लेफ़्ट हो जाए, वो आपके जहन से निकल जाए, कोई और चीज़ नहीं एंटर हो जाए आपके माइंड में। तो नेक्स्ट है
इट रिक्वायर्स द डिटेल लेइंग आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। आपको ये रिक्वायर करता है कि आपके बिगनिंग टू एंड जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है वो आप बोल सकते हो। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ जी आपको ये चीज़ रिटर्न फॉर्म में दी हुई है, आपने यही बोलनी है। आप अपने तरीके से अपनी सोच के लिहाज से जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है वो बोल सकते हैं। डूइंग योर होमवर्क टू फिल इन योर नॉलेज गैप्स। आप ये कर सकते हो कि आप होमवर्क कर सकते हो, मतलब पहले से सोच सकते थे और जो गैप्स आपको आपके नॉलेज में चीज़ नहीं थी आप उसको ज़्यादा सर्च करके और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इम्प्रॉम्प्टू, ये सेकंड टाइप है स्पीच की आपकी। इसमें क्या होता है, द इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज़ गिवन विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन एनी नोट्स आर अदर एडिशनल मटेरियल्स। मतलब आपने एट द स्पॉट स्पीच देनी है और कोई उसकी प्रिपरेशन नहीं है, कोई आपने नोट्स नहीं बनाए हुए। ये इसकी मिसाल जो है मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी स्कूल फंक्शन में गए हुए हैं तो प्रिंसिपल्स जो स्पीच देते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि उनके माइंड में नहीं होता कि उन्होंने स्पीच देनी है तो वहाँ पर वो इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन में होते हैं। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द टॉपिक। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब आपको एट द टाइम एट द स्पॉट पता चला आपने स्पीच देनी है। वहाँ पर आपने ये नहीं सोचा, पीछे जिस तरह कहा था मैंने एक्सटेम्पोर में कि आपने सोचना है 5 मिनट फिर स्पीच देनी है। यहाँ पे आप स्पॉन्टेनियसली जो दिल में आया बोल दिया। एंड एट हैंड, उसी टाइम पे, विच में इंट्रोड्यूस एंड इंटरेस्टिंग टर्न टू द डिस्कशन। और ज़ाहिर बात जब आप स्पॉन्टेनियस ही बोलेंगे तो उसमें इंटरेस्ट लोगों का और ज़्यादा आ जाएगा कि पता नहीं अब ये क्या बोलने लगा है, क्या बोलेगा या क्या कहना चाहेगा। मेमोराइजेशन, वर्ड से पता चल रहा है मेमोराइज़ की हुई चीज़, आपने याद की हुई, रट्टा लगाया हुआ। मेमोराइज्ड स्पीच इज़ अ स्पीच दैट इज़ रिसाइटेड फ्रॉम मेमोरी rather than read from cue cards or using the assistance of notes। मतलब आपके पास जो नोट है उसको आपने याद कर लिया और आपने अपनी मेमोरी में रख लिया, दिमाग में रख लिया और उस तरह आपने अपनी स्पीच जो है डिलीवर करनी है। अब इसकी जो एक एग्जांपल है वो मैं इस तरह दूंगी। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो रट्टा लगा लेते हैं, सारा एक ऐसे लिखना है, पेपर में आएगा जी, हमें पता चल गया ये रट्टा लगा लिया। जहाँ पेपर लिखने बैठे हैं, जहाँ पर जिस पॉइंट में वो बच्चा अड़ गया है, मतलब वहाँ पे भूल गया उसको, उसे आगे उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो खुद से स्टार्ट होके उस ऐसे को ख़त्म कर सके। क्यों? क्योंकि उसने मेमोराइज़ किया हुआ है, उसने याद किया हुआ है, जो चीज़ है वही उसने लिखनी थी और कोई वो खुद से नहीं चीज़ पेश कर सकता। दिस मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी डज नॉट कम एज हाईली रिकमेंडेड एज अदर मेथड्स। वही बात, आपको जो चीज़ याद करवाई गई है अगर भूल गई है तो उसमें आप कुछ खुद से एडिशन ऐड नहीं कर सकते हो और वहाँ पे आपका गैप आ जाएगा। स्पीच दे रहे हो, भूल गए हो, इस तरह करते रहेंगे तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। द मेमोराइजेशन मेथड इज़ रिस्की और रिस्की क्या है, रिस्की, ये मेथड रिस्की है। वही बात जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। यू कैन लॉस योर प्लेस और लीव समथिंग आउट and in a panic you might revert to the impromptu method resulting in disaster। और आप दोबारा से impromptu method में जा सकते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं जा सकते। impromptu method क्या है, आपको at the spot आगे से कंटिन्यू करना है। तो ये था आपका मेमोराइजेशन। नेक्स्ट आपका रीडिंग सिंपल, आपके पास पेज पड़ा हुआ है सामने और आपने उसको देख के पढ़ते रहना है। तो इसका जो एक सबसे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है वो ये होता है कि आपका आई कांटेक्ट आपके जो ऑडियंस है उनके साथ नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा एक कहा जाता है कि बुरा असर डालता है आपकी प्रेजेंटेशन पे। ये वही चीज़ लिखी हुई है उन्होंने। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। उसके पैरामीटर्स हैं 5 हैं। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ टाइम, रिहर्सल और नेक्स्ट है, सॉरी गलत हो गया था, पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। और ये एक सिंपल इफेक्टिव सी बात है, बहुत अच्छी है, पता भी होगी, हमारे माइंड में भी होती है। क्या होती है? द प्रेजेंटेशन एंड यूज़ ऑफ विजुअल एड्स इन एन
इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जितना आपने अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है, असरअंदाज बनाना है, आप विजुअल एड्स को यूज़ करोगे, पिक्चर्स दिखाओगे लोगों को, हाँ जी हम लोगों ने ये चीज़ इस तरह कह रहे हैं, इस तरह आपको बाद में चीज़ मिलेगी, और उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी प्रेजेंटेशन पे। हाँ जी, नॉलेज ऑफ ऑडियंस आपका पहला था, पैरामीटर्स ऑफ प्रेजेंटेशन का। यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस को क्या चीज़ पता है और आपने किस लिहाज से अपनी बात उनको समझानी है। नो द एज लेवल, उनका एज लेवल भी पता होना चाहिए। एज लेवल अब ये उनकी उम्र भी हो सकती है और उनकी मेंटालिटी भी हो सकती है कि वो किस लेवल तक सोचते हैं। एज वेल एज इट्स मेंबर्स लेवल ऑफ एजुकेशनल सोफिस्टिकेशन एंड स्पेशल इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट कितना है, वो किस बात को किस लेवल तक आपकी समझ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तब आप जो है अपनी बात उनके दिलों में उतार सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है और किस तरह बात करनी है कि वो अफेक्टिव बने। वेदर यू यूज़ नोट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और स्ट्रिक्टली मेमोरी, यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट वेल। आप जो चीज़ भी कर रहे हो, नोट्स के थ्रू आप अपनी स्पीच दोगे, आप मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू दोगे, या मेमोरी आपने बिल्कुल याद की हुई है जो बात आपने बतानी है लोगों को कहनी है, जो भी हो, लेकिन वो सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा हो, लोग उसको चीज़ को समझ सकें। इफ़ गैप्स एग्जिस्ट, अगर तो आपकी बात करते हुए आपके गैप आ रहा है बीच में, आप एक बात कर रहे हो उसके बाद अनरिलेटेड दूसरी बात कर रहे हो, तो उस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लगता है। लोग थक जाते हैं कि हाँ पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कभी एक जगह जा रहे हैं, कभी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, कभी तीसरे पॉइंट पे। यू मस्ट फिल देम अप, और हमें चाहिए कि हम लोग उनको फिल करें, बात को रिलेट करें। ये ना हो कि हाँ जी मेरा नाम हमना है और उसके बाद पहले जो है बताना था कि मैं जो हूँ आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो लास्ट वाला पहले बता दूँगी हाँ जी अल्लाह हाफिज़, उसके बाद आ जाऊँ फिर आपका लेक्चर का नाम ये है, टॉपिक ये है, और लास्ट पे फिर लास्ट वाला टॉपिक बता दो। इस तरह रिलेटेड चीज़ें बतानी है, अनरिलेटेड चीज़ें नहीं बतानी है। असर पड़ता है इस तरह आपकी स्पीच पर या प्रेजेंटेशन पर। यूज़ ऑफ टाइम एंड रिहर्सल, जाहिर बात है जो भी चीज़ आपने परफॉर्म करनी है, आपने प्रेजेंट करनी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए कि आप उसको अफेक्टिव बना सकें। टाइम लिमिट्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड, जाहिर बात है जितना आपको टाइम दिया जाएगा आपने टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए रिहर्सल भी करनी है, अपनी जो है सब्जेक्ट को पावरफुल बनाना है, लोगों के नज़रिए को समझना है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इवन इफ़ नो टाइम लिमिट इज़ गिवन, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास टाइम लिमिट ना हो। यू शुड स्ट्राइव टू डू जस्टिस टू योर सब्जेक्ट इन एज लिटल टाइम एज पॉसिबल। आपके पास अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो आपने अपने काम के साथ वो क्या कहते थे एतदाल पसंदी में रहना और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। पर्सनल अपीयरेंस में आपकी अपनी अपीयरेंस है। अगर आप ही गंदे कपड़ों में मुंह नहीं धोया हुआ, बाल बिखरे हुए और जाके प्रेजेंट करोगे तो लोगों ने कहना इसके अपना होलिया दुरुस्त नहीं, हमें क्या ठीक करेगा। तो ये वो वाली बात है। योर पर्सनल अपीयरेंस अफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी, ये आपका एमसीक्यूज़ है। इनफॉर्मल क्लॉथिंग इज़ रियली अप्रोप्रिएट फॉर अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। इनफॉर्मल मतलब आप लोग गंदे मंदे ऐसे ही उठ के बाल बिखरे हुए, बाल बिखरे क्या, सीधी सी बात, सोए उठ के जी आपको याद आया हाय मैंने तो प्रेजेंटेशन देनी थी, भाग जाओ ऐसे ही, तो वो वाला हाल नहीं करना। पे सिग्निफिकेंट अटेंशन टू पर्सनल ग्रूमिंग, और ये आपका एमसीक्यूज़ है। डिलीवरिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन, अगर आपने, अब जारी बात है आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है वो अब बताई हुई है। कह रहे हैं अ वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन कैन ऑलमोस्ट बी इनफेक्टिव। आपने बहुत ज़्यादा प्लान की हुई है, उसको बहुत ज़्यादा रिहर्सल की हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन वो इनफेक्टिव बन सकती है, वो बुरी बन सकती है, मतलब लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन डिलीवरी। आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हो, आप जो है आई कांटेक्ट ना कर रहे हो लोगों से, आपकी वॉइस में थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं
हम्बलनेस ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा कभी हो गए और कभी बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ क्या कहते होते हैं कम हो जाए, वो सारी चीज़ें। तो साथ साथ यूज़ ऑफ टाइम, ये फैक्टर्स हैं जो ऑरल प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हुए याद रखने होते हैं, अपने जहन में रखने होते हैं। 4 फैक्टर्स हैं: पायस एंड एंथुसिज्म, आई कांटेक्ट, यूज़ ऑफ वॉइस, यूज़ ऑफ टाइम। Pious and enthusiasm, be well prepared and strive for muscular control, alert attention, vibrant interest in the subject. आपके पास जो भी आपकी स्पीच है उसमें बहुत ज़्यादा आप अटेंटिव होके बात करोगे, आपकी बात जो भी है वो लोगों के दिल तक पहुंचनी चाहिए, इतना आपके आवाज़ में असर होना चाहिए कि कोई आपकी बात को इनकार ना कर सके। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म्स बट डोंट स्टैंड इन अ फ्रोज़न पोजीशन, आपने फ्रोज़न पोजीशन में नहीं रहना। कोई ना कोई, वो कहते थे ना, अपना बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना है, मतलब हाथ कभी हिला दिया, कभी आपने अपना सर हिला के उनको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि उधर जो ऑडियंस बैठी हुई है वो आपकी बातें सुन सुन के कहीं सो ना जाए, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो उधर की उधर ही रह जाए। आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, try to make eye contact with most of the people and if possible every person in the room. पॉसिबल हो तो सारे लोगों से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो मोस्ट ऑफ पीपल से होना चाहिए। अवॉइड फास्टनिंग योर गेज ऑन योर नोट्स, आपने ज़्यादा जो है लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, बनिस्बत ज़्यादा नोट्स की तरफ आंखें नहीं करनी। ऑन योर चार्ट्स आर स्क्रीन, जो भी आप जिस पे भी देख रहे हो, और ऑन सम पॉइंट इन स्पेस अबव द हेड ऑफ योर लिसनर्स। कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग स्पीच दे रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, या तो हमारी नज़र अपने नोट्स पे, चार्ट्स पे होती है, स्क्रीन पे होती है जो हमारे सामने मौजूद होता है, या हम लोग जब देख रहे होते हैं ऑडियंस की तरफ तो हमारी उनके सर से ऊपर नज़र होती है, उनके आईज में आईज डाल के या आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वॉइस, डोंट स्पीक टू सॉफ्ट, टू फास्ट आर मम्बल, आपने ना तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट बोलना है कि किसी को समझ ही ना आए, अपने तक आवाज़ नहीं रखनी, ना इतना ऊंचा बोलना है कि लोगों के कान फट जाएं। मम्बल जो है इसका भी मतलब मुंह में बात नहीं करनी, मतलब अपने तक बात नहीं रखनी, लोगों तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। और द ऑडियंस मस्ट बी एबल टू, वो इस काबिल होने चाहिए कि आपकी आवाज़ सुन सकें आप क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। यूज़ ऑफ पेस आपका यह आज का लास्ट टॉपिक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पेस का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना, मतलब आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसमें थोड़ा सा रुकाव होना चाहिए, आपकी अपनी जो है चलने के लिहाज से भी, आपकी अपनी ज़ुबान जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी। तो विदाउट एडिक्वेट प्रेजेंटेशन इट इज़ ईजी टू बिकम नर्वस एंड स्टार्ट रशिंग थ्रू आ प्रेजेंटेशन। हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग नर्वस हो जाएं। अब ये ज़ुबान के लिहाज से कि आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, अपनी ज़ुबान को आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, उसमें ठहराव लाना है कि लोगों को आपकी बात जो कह रहे हैं, जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड आपकी ज़ुबान से अदा हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचे। और रश नहीं करना, बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी बात नहीं कर देनी। यूज़ द पेसिंग एस्टेब्लिशिंग ड्यूरिंग योर मैनी रिहर्सल्स, और आपने इस कमी को दूर करने के लिए बहुत सारी रिहर्सल करनी है ताकि लोगों को आपकी बात समझ आ सके। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़ लेक्चर इस वीडियो में और हाफ़ इसी चैप्टर का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।